Hello students, this is Kritika Kachara coming with today's science class. Today's our new chapter is chapter number 4, heat. Heat means garmi. Introduction part, in the last chapter you have seen about the fibers. So woolen clothes आपको पता है कि एनिमल फाइबर से मिलते हैं और वूलन क्लॉथ्स जनरली डार्क इन कलर होते हैं और ये विंटर सीजन में पहने जाते हैं। क्यों विंटर सीजन में इन्हें पहना जाता है? क्योंकि विंटर में एनवायरनमेंट कोल्ड होता है और वूलन क्लॉथ्स पहनने से हम वार्म फील करेंगे। इसी तरह से आपको कॉटन क्लॉथ्स कहाँ से मिलते हैं? प्लांट फाइबर से मिलते हैं। अब कॉटन क्लॉथ्स कैसे होते हैं? कलर में लाइट इन कलर होते हैं और ये कौन से सीजन में पहने जाते हैं? समर में। अब आप बताओ इसे समर सीजन में क्यों पहनते हैं? ताकि आप इसको पहनने के बाद कूल फील करो। अगर आप वूलन क्लॉथ पहनोगे तो ऑलरेडी बाहर हॉट एनवायरनमेंट है और आप वूलन पहनने के बाद और हॉट फील करोगे। सो आप आइडेंटिफाई करते हो कि कौन सा ऑब्जेक्ट हॉट है और कौन सा कोल्ड है। सो हैव अ लुक एट दिस पिक्चर, यू कैन लुक द आइस। आपको देखते ही पता चल जाता है कि आइस इज़ वेरी कोल्ड। इसी तरह से फायर इज़ वेरी हॉट। सो दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हॉट एंड कोल्ड। So you can look here the juice is cold, ice cream obviously it is cold। आप सबको कोल्ड आइसक्रीम ही अच्छी लगती है ना, हॉट होगी तो पिघल जाएगी। इसी तरह से फायर, टी भी हॉट होती है तभी अच्छी लगती है। पिज़्ज़ा आप गरम गरम खाते हो, सो पिज़्ज़ा इज ऑल्सो हॉट। इसी तरह से आइस क्यूब्स आर कोल्ड। सो यहाँ पर आपने आइडेंटिफाई किया कि कौन सा ऑब्जेक्ट हॉट है कौन सा कोल्ड है। आप देख के भी बता सकते हो और बाय अगर आपको पता करना है कि चाय गर्म या ठंडी, सो यू कैन टच इट एंड देन फील। सो आप बाय सेंस ऑफ टच भी बता सकते हो। लेकिन क्या ये हमेशा सही होता है कि आप टच करके बता दो कि ये ऑब्जेक्ट हॉट है? अगर आपको हॉट लग रहा है किसी और को कोल्ड लगे तो इट इज़ नॉट अ रिलायबल। सो वी विल अंडरस्टैंड इट बाय एन एक्टिविटी। हमने 3 पोर्ट्स लिए, ए बी सी। ए पोर्ट के अंदर हमने डाला है हॉट वाटर, बी के अंदर कोल्ड वाटर एंड सी के अंदर मॉडरेट वाटर। सो व्हाट यू हैव टू डू, आप अपना लेफ्ट हैंड अगर ए में डालो हॉट वाटर में और दूसरा राइट हैंड कोल्ड वाटर में डालो, तो जब आप हॉट में डालोगे तो इतना भी हॉट नहीं लेना कि बहुत ज़्यादा गर्म हो आपका हाथ जल जाए, नॉर्मल हॉट वाटर लेना है आपको। तो आपको गर्म पानी है तो गर्म फील होगा, अगर आपने कोल्ड में डाला तो आपको कोल्ड फील होगा। लेकिन सी वाले कंटेनर में हमने मॉडरेट वाटर डाला है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, मिक्स वाटर डाला है हमने। तो जब आपने अपना ए वाले से हाथ हटा करके और बी वाले से भी हाथ हटा करके दोनों एक साथ सी में डाले, तो ए वाला हॉट वाटर था और जब आप उसने हटा करके आपने सी में डाला तो आपको उस हॉट के कंपैरिजन में ये वाला वाटर कैसा लगेगा? कोल्ड। इसी तरह से अगर आपने बी वाले में से हाथ हटा करके जब सी में डाला है, बी वाला ऑलरेडी बहुत ही कोल्ड था और जब आपने इसको सी में डाला है तो कोल्ड से आपने मॉडरेट में डाला है तो आपको लगेगा ये पानी गर्म है। सो आप खुद ही कंफ्यूजन में हो जाओगे कि आपका एक हाथ तो कैसा फील कर रहा है? ठंडा ए वाला, और बी वाले में जो आपने हाथ डाला वो कैसा फील कर रहा है? गर्म। सो देयर इज़ अ कन्फ्यूजन दैट बाय सेंस ऑफ टच भी आप नहीं बता पा रहे हो कि ये वाटर हॉट है या कोल्ड है। सो इट इज़ नॉट रिलायबल टू मेजर हॉटनेस एंड कोल्डनेस बाय अ सेंस ऑफ टच। सो इस एक्टिविटी से हमें ये चीज़ समझ आई है। अब हम देखेंगे कि आप हॉटनेस और कोल्डनेस कैसे मेजर करोगे अगर आप टच से मेजर नहीं कर सकते तो। सो इसका एक रिलायबल मेजर होता है, दैट इज़ टेम्परेचर। हमें टेम्परेचर पता करना होता है। टेम्परेचर से हमें पता चलेगा ऑब्जेक्ट कितना हॉट है एंड कितना कोल्ड है। और टेम्परेचर को हम एक डिवाइस से मेजर करते हैं एंड दैट डिवाइस इज नॉन एज थर्मामीटर। As you can have a look at the diagram, how does a thermometer looks like? Measuring temperature. Temperature means to measure the hotness of an object and it is measured by a device called thermometer. आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहे हैं 4 अलग अलग टाइप्स के थर्मामीटर हैं। सो हम इन टाइप्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। सो आवर फर्स्ट इज क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर को डॉक्टर्स थर्मामीटर भी बोलते हैं, मेडिकल थर्मामीटर भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेजर करता है, ह्यूमन की बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के काम आता है। और इसकी रेंज होती है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस।
अब देखो ये आपको कैसा दिख रहा है कि एक लॉन्ग है, नेरो यानी पतला सा है, एंड यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म यानी कि एक जैसा, यूनी की उबड़ खाबड़ हो। जैसे आप देखो बल्ब ऑफ मरकुरी के बाद ऊपर देखो आप पूरा यूनिफॉर्म है, ऐसा नहीं कहीं से मुड़ा हुआ है या कहीं से छोटा बड़ा है। और इसके एक एंड पर बल्ब है, बल्ब के अंदर मरकुरी भरी हुई रहती है। और आप अगर इसको अपने सामने रख के देखोगे तो आपको मरकुरी की एक शाइनिंग थ्रेड भी दिखाई देती है। एंड एक किंक भी होता है बल्ब के पास, जिससे मरकुरी का लेवल फॉल डाउन नहीं होता है। और इसमें जो हम टेम्परेचर मेजर करते हैं वो हम सेल्सियस स्केल से मेजर करते हैं। तो जो भी हमारा टेम्परेचर आएगा उसको हम बोलेंगे डिग्री सेल्सियस। सो आई थिंक सो आपको इसका कंस्ट्रक्शन अच्छे से समझ आ गया है कि ये यूनिफॉर्म होता है, लॉन्ग होता है, नेरो होता है, बल्ब होता है, मरकुरी होती है, ये सब कुछ। नाउ हाउ टू रीड द थर्मामीटर, कैसे आप इससे अपना मतलब मेजरमेंट करोगे, टेम्परेचर की रीडिंग बता पाओगे। तो सबसे पहले जैसे कि हमने बोला कि इसकी रेंज 35 से 42 तक होती है। तो जैसे कोई भी, जैसे आप स्केल से मेजर करते हो ना, लाइन सेगमेंट्स वगैरह बनाते हो कि 4.2 सेंटीमीटर की बनानी है, तो आप 4 और 5 के बीच के मार्क्स देखते हो, और फिर 4 और 5 दो बिगर मार्क्स होते हैं, उसके बीच में छोटे छोटे मार्क्स होते हैं। तो जब आप काउंट करते हो तो वो 0.1 0.2 ऐसे काउंट करते हो। तो ऐसे इसमें भी जैसे कोई दो बिगर मार्क ले लिया मैंने, 39 एंड 40, और उसके बीच में 10 छोटे छोटे डिविजन्स हैं। सो 10 स्मॉल डिवीजन से, तो 1 2 3 ऐसे, जब मैं अगर मैं 3 वाले डिवीजन पे आ रहा है तो मेरा क्या हो जाएगा 39.3 डिग्री सेल्सियस। अब आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब भी आप थर्मामीटर को यूज़ करते हो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, तो उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश करो। होल्ड इट फर्मली, उसको आसानी से बहुत नरमता से पकड़ो, ऐसे नहीं टाइटली पकड़ा है आपने उसको, और उसको हल्के से जर्क्स दो। जर्क्स देने से क्या होगा, जो मरकुरी का लेवल अगर ऊपर होता है तो वो नीचे बिलो 35 चला जाता है। नाउ यू हैव टू प्लेस द बल्ब ऑफ थर्मामीटर अंडर योर टंग, टंग के नीचे रखना है ना कि ऊपर, और उसके बाद आपको बाहर निकालना है। यू हैव टू नोट डाउन द रीडिंग। सो इट्स वेरी इजी। देखो आपको जब आप रीडिंग नोट करते हो ना, तो आपको इसको कैसे अपने लाइन और साइड पर रख कर के नोट डाउन करना है, और आपका हाथ ग्लास ट्यूब पर होना चाहिए। नाउ द नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है ह्यूमन बॉडी का, वो कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। आपको एक बात बताऊं मैं कि जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कभी 35 से कम नहीं होता, 42 से ऊपर नहीं जाता है। इसीलिए क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज होती है 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक, और ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। नाउ प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व्ड व्हाइल रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर। जब भी आप क्लिनिकल थर्मामीटर को रीड करते हो, जो मैंने आपको बताया है कि कैसे रीड करना है, तो आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सो थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज़। जब भी आप थर्मामीटर को यूज़ करते हो, जैसे मैंने मेरे बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया, अब उसी थर्मामीटर से मैं किसी और की बॉडी का टेम्परेचर मेजर करूँगी, तो हो सकता है मेरी जर्म्स उसकी बॉडी में चले जाए। सो हमें थर्मामीटर को यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश करना चाहिए, और हमें ये एंश्योर करना चाहिए कि जो मरकुरी का लेवल है वो बिलो 35 है। अगर नहीं है तो आप उसको हल्का सा जर्क दें, ऐसा नहीं कि आप उसको टाइटली किसी टेबल पे जर्क दे रहे तो वो फूट जाएगा, तो आप हल्का सा जर्क दें। एंड रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मरकुरी अलॉन्ग द लाइन ऑफ साइड, जो आपको मैंने पहले डायग्राम में बताया कि आपको लाइन ऑफ साइड के अलॉन्ग रख के रीड करनी है। थर्मामीटर को आप केयरफुली हैंडल करें, कोई हार्ड ऑब्जेक्ट से इसको ना टकराए, नहीं तो ये टूट जाएगा और हो सकता है मरकुरी बाहर आ जाए, जो कि बहुत ही पॉइजनस है। डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट। देखो इस पॉइंट को इसमें दे रखा है कि जैसे मैंने अपने टंग के अंदर रखा और हमने निकाल के रीडिंग नोट डाउन करी, तो जब रीडिंग नोट डाउन करे तो आपको बल्ब से नहीं पकड़ना है, क्योंकि जब आप बल्ब से पकड़ोगे ना तो क्या होगा कि जिसने बल्ब से पकड़ा है ना उसका टेम्परेचर आ जाएगा उसकी बॉडी का, तो आपका टेम्परेचर तो नोट डाउन ही नहीं हुआ। सो हमें ये सारे प्रिकॉशंस रखने हैं जब भी हम क्लिनिकल थर्मामीटर से रीडिंग लेते हैं। सो आई थिंक सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया है कि क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज क्या है, क्लिनिकल थर्मामीटर की रीडिंग कैसे नोट डाउन करते हैं,
क्लिनिकल थर्मामीटर में जब रीडिंग नोट डाउन करते हैं तो क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए. सो here is clinical thermometer completed. Now coming to digital thermometer. डिजिटल थर्मामीटर में क्या होता है कि जैसा आप डायग्राम में देख रहे हो सीधे नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं. और सबसे अच्छी बात है कि इसमें मरकुरी यूज़ नहीं होती है. मरकुरी यूज़ नहीं होती है तो मरकुरी तो एक पॉइजनस सब्सटेंस था जो आपको उसमें क्लिनिकल में डर रहता था कि वो टॉक्सिक है. इसमें मरकुरी यूज़ नहीं होती है. ये इजीली कोई भी रीड कर सकता है. जिसको समझ नहीं आता, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी नंबर देख के आइडेंटिफाई कर लेगा, हाँ भाई मेरा टेम्परेचर तो ये है. और इसमें क्लिनिकल थर्मामीटर जितने प्रिकॉशंस भी नहीं रखने होते हैं. सो ये बहुत ही इजीली अवेलेबल भी होता है और लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं. नाउ नेक्स्ट लेबोरेटरी थर्मामीटर. लेबोरेटरी थर्मामीटर आप देखो जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये बहुत ही लॉन्ग होता है, बहुत ही लंबा होता है और ये लैब में यूज़ किया जाता है. इसकी रेंज होती है -10 डिग्री टू 110 डिग्री सेल्सियस. तो इसकी रेंज भी बहुत लॉन्ग है, इसलिए इसकी साइज़ भी बहुत लॉन्ग होती है. और ये ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नहीं मेजर करता है. उसके अलावा जितने भी ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर मेजर करना है वो हम इससे कर सकते हैं. सो आप कैसे करेंगे? सो थर्मामीटर को हमें अपराइट रखना चाहिए, टिल्ट. जैसे आपने पहले डायग्राम में देखा कि वो टिल्टेड टेढ़ा पड़ा हुआ था. आपको टेढ़ा नहीं रखना है, इसको सीधा रखना है. और इसमें जो बल्ब होता है वो कंटेनर के सरफेस को टच नहीं करना चाहिए. जैसे कि आपको लैब में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मेजर करना है या बॉइलिंग पॉइंट मेजर करना है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो आप मेजर करोगे ना तो आप वाटर के अंदर इस थर्मामीटर को सीधा रखोगे. लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि बल्ब उस कंटेनर के सरफेस को टच नहीं करना चाहिए और बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड बाय द सब्सटेंस. जिस बल्ब को, जो आपका बल्ब है लेबोरेटरी थर्मामीटर का जिससे आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, तो उसकी सारी साइड्स को एक सब्सटेंस से सराउंडेड यानी चारों तरफ उसके ये होना चाहिए. जैसे कि अगर आइस है तो चारों तरफ क्या होनी चाहिए बल्ब के? आइस. तो आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया कि लेबोरेटरी थर्मामीटर से हम कैसे रीडिंग मेजर कर सकते हैं. और इसकी रेंज है -10 टू 110 डिग्री सेल्सियस. तो ये ऑलमोस्ट मतलब ज़्यादातर इसका यूज़ होता है लैब में और इससे आप ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकते हो. अब आप बोलोगे कि इसमें भी तो रेंज आ रही है ह्यूमन बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर की, तो हम क्यों नहीं मेजर कर सकते हैं? तो आप देखो कि क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या होता है, किंक होता है, जबकि लेबोरेटरी थर्मामीटर में किंक नहीं होता है. किंक क्या करता है? मर्कुरी लेवल को फॉल नहीं होने देता है. अब जैसे कि लेबोरेटरी थर्मामीटर से अगर आपको मेजर करना है तो आप बाहर निकालोगे ना तो उसका जो टेम्परेचर की रीडिंग है पूरी वापस -10 यानी 0 तक चली जाएगी. और क्लिनिकल में क्या होता है, जब आप बाहर निकालोगे तो आपके बॉडी के टेम्परेचर की जो रीडिंग है वो मेंटेन रहेगी. तो ऐसा किसकी वजह से होता है? किंक की वजह से होता है, क्योंकि किंक क्या करता है? मर्कुरी लेवल को नीचे नहीं गिरने देता है. तो आपको समझ आ गया कि हम क्लिनिकल थर्मामीटर से ही क्यों ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, लेबोरेटरी से क्यों नहीं कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि बाहर निकालने पर क्या होगा, वो मर्कुरी लेवल फॉल डाउन हो जाएगा और आपको अपने बॉडी के टेम्परेचर की रीडिंग नहीं मिल पाएगी. सो लुक एट द डायग्राम केयरफुली. क्लिनिकल थर्मामीटर में एक किंक होता है जो कि बल्ब के पास में होता है, जिससे कि मर्कुरी का लेवल उससे नीचे नहीं जाता है. और जबकि लेबोरेटरी थर्मामीटर में कोई किंक नहीं होती है, इससे लेवल नीचे चला जाता है. सो I hope so that you have understood about the clinical and laboratory thermometer and the difference between the two. Now coming to the maximum minimum thermometer. ये मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर बताता है. जैसे कि आपको बताता है ना कि आज दिन का तापमान, अधिकतम तापमान इतना था, न्यूनतम तापमान इतना था. आप ये लोग न्यूज़पेपर में देखते हो ना, तो ये कौन बताता है? मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले बताते हैं. मेटेरोलॉजिकल वाले कौन होते हैं? जो वेदर की रिपोर्ट्स बताते हैं हमें. तो मिनिमम मैक्सिमम की में क्या होता है कि आप उसको रख दो विंडो के पास एंड देन नोट डाउन द टेम्परेचर. heat transfers. How does the heat transfers? It transfers from hot object to cold object. देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे मेरे पास 10 चॉकलेट्स है और आपके पास 5 चॉकलेट्स है और आपका एक फ्रेंड और आ जाता है जिसको हमें चॉकलेट देनी है. सो आप बताओ कौन देगा चॉकलेट, आप दोगे या मैं? सो ऑब्वियस सी बात है मैं दूंगी, क्योंकि मेरे पास 10 है, मेरे पास आपसे ज़्यादा है.
तो देखो हॉट ऑब्जेक्ट जो है ना उसके पास हीट ज़्यादा है, इसीलिए जिसके पास ज़्यादा हीट है वो किसको ट्रांसफ़र करेगा, दूसरे ऑब्जेक्ट को जिसके पास कम है। सो हीट कैसे फ्लो होगी, फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट। हीट कभी भी कोल्ड से हॉट में नहीं आएगी। आई एम टेलिंग यू, आप इसको ध्यान से सुने, हीट कभी भी कोल्ड से हॉट ऑब्जेक्ट में नहीं आएगी। हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। अब देखो हीट ट्रांसफ़र करने के कुछ मेथड्स होते हैं, तो उनके नाम है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। इन 3 मोड से ये एक मीडियम है जिनसे हम हीट को ट्रांसफ़र करते हैं। ये तो आपको पता है कि हॉट से कोल्ड ही होगा, बट एक मीडियम तो चाहिए ना हमें हीट ट्रांसफ़र करने के लिए। तो उसके 3 मोड्स है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। सो देखो कंडक्शन क्या होता है, हमेशा सॉलिड ऑब्जेक्ट में होगा, सॉलिड कंडक्टर्स में होगा। कंडक्टर्स मतलब जो हीट को फ्लो होने देंगे। सो इट ऑकर्स इन सॉलिड्स ओनली। जैसे कि देखो आपने घर पे आप कोई भी गैस चला लो, गैस का बर्नर चलाया आपने, उसके ऊपर अगर आपने चम्मच रखा है, स्पून रखा है, तो स्पून को आपको पकड़ के रखना है, ओके। तो आप क्या फील करोगे कि चम्मच पे तो फ्लेम आ रही है और धीरे धीरे आपने जहाँ से पकड़ा है ना वहाँ पे भी आपको गर्म फील होगा ना। तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हीट आपके उस हॉटर एंड से, जो चम्मच का पार्ट गर्म हुआ है वहाँ से लेकर हैंडल तक ट्रांसफ़र हुई है। तो ये जो जो मोड ऑफ ट्रांसफ़र है इसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्शन। और जो स्पून है आपका वो सॉलिड है, सो इट इज़ अ सॉलिड कंडक्टर। और जब भी सॉलिड कंडक्टर में हॉटर एंड से कोल्डर एंड पर अगर हीट ट्रांसफ़र होती है तो इट इज़ कॉल्ड एज कंडक्शन। अब देखो इसमें हम एक और बात पढ़ेंगे, द मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजिशन एज दे रिसीव एनर्जी एंड पास इट टू द सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स। देखो जो फ्लेम के पास है ना, जैसे अपन यहाँ पे देख सकते हैं, अपन ने एक मेटल स्ट्रिप रख रखी है, कैंडल लगा रखा है, और जो वैक्स है वो वैक्स जो हो रहा है वो धीरे धीरे जो फर्स्ट वाला पार्ट है ना उससे फ्लो हो रहा है, फिर नीचे वाले का, फिर उसके आगे वाला फ्लो होगा, फिर उसके आगे वाला। तो ऐसा कैसे हो रहा है, देखो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल है, इसमें मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट नहीं होता है। इसमें जो फर्स्ट, जैसे जहाँ पर फ्लेम है तो वहाँ का जो मॉलिक्यूल है ना, तो उसको जैसे ही एनर्जी मिली, हीट एनर्जी मिली ना, जैसे आपको भी एनर्जी मिलती है तो आप जंप करने लगते हो या उसको मतलब आप अपनी एनर्जी रिलीज करते हो, तो ये भी वाइब्रेट करने लगेगा और ये पुश करेगा दूसरे मॉलिक्यूल को। समझ आ रहा है, दूसरे मॉलिक्यूल को पुश करेगा, दूसरा तीसरे को करेगा, तीसरा चौथे को करेगा, ऐसे एंड तक क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा। समझ आया आपको। और इसमें एक बात और है कि कंडक्शन में हीट ट्रांसफ़र होती है, हमने पढ़ा बाय सॉलिड्स, इन सॉलिड कंडक्टर्स में ही होती है, और हॉटर एंड से कोल्डर एंड तक मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन की वजह से होती है। लेकिन इसमें एक और बात है कि आपको उसके साथ कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर कंडक्टर्स एंड व्हाट आर इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स कौन होते हैं, जो कि हीट एनर्जी को अलो करते हैं अपने थ्रू पास होने से, जैसे कि स्टील और आयरन। और इंसुलेटर क्या, वो बोलते हैं भले हम जल जाएंगे लेकिन हम हीट को तो आगे पास नहीं होने देंगे। सो इंसुलेटर्स क्या हो गए, इट डज नॉट अलो हीट एनर्जी टू बी ट्रांसफर्ड। एग्जाम्पल रबर, वुल, ये सारे। तो आपको अच्छे से समझ आ गया ना, कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स दैट अलो हीट एनर्जी टू पास थ्रू देम, एंड इंसुलेटर दैट डजंट अलो हीट एनर्जी टू पास थ्रू देम एट ऑल। नाउ व्हाट आर द यूज ऑफ कंडक्टर्स इन आवर डेली लाइफ। देखो अगर आपको खाना पकाना है तो आपकी हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होनी चाहिए ना इस कुकर के अंदर से। अगर ये कुकर हीट को ट्रांसफ़र करेगा तभी तो आपका अंदर खाना पकेगा। और जैसे आप पानी को बॉईल कर रहे हो तो आपने जो बर्तन रखा है वो हीट को ट्रांसफ़र होने देगा तब पानी बॉईल होगा ना। नाउ कन्वेक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय कन्वेक्शन। सो इट इज़ अनदर मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। लेकिन इसमें देखो हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। मैंने एक बर्नर लिया है और एक ऊपर फ्लास्क लिया है ग्लास का, उसमें पानी भर दिया और उसमें एक पिंच पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया, KMnO4, जो कि पिंक कलर का होता है, ठीक है। तो आप देखो जहाँ पर फ्लेम लग रही है ना, तो नीचे वाला जो पार्ट है वो क्या होगा, वो जल्दी से गर्म हो जाएगा। तो वो गर्म होगा तो वो क्या करेगा, अब हॉट एयर है, हॉट कोई भी चीज़ अगर गर्म होती है तो वो क्या करती है, लाइटर हो जाती है, देन कोल्डर है, तो वो क्या करेगी, ऊपर की तरफ राइज करेगी। जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है ना, हॉट ऊपर जा रहा है जो रेड से मैंने बता रखा है,
अब क्या होगा, ये ऊपर जा रहा है तो इसकी स्पेस तो खाली हो गई यहाँ के मॉलिक्यूल की, तो यहाँ के मॉलिक्यूल की स्पेस खाली हो जाएगी, तो ऊपर की जो कोल्ड एयर है ना वो क्या होगी, नीचे आ जाएगी। तो ये हॉट ऊपर जा रहा है, कोल्ड नीचे आ रहा है, हॉट ऊपर कोल्ड नीचे, तो इससे क्या हो रहा है, ये जो मूवमेंट हो रहा है ना मॉलिक्यूल्स का, इसी को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। और ये ध्यान रखो, जैसे कंडक्शन सॉलिड में होता था, कन्वेक्शन किस में होता है, इन लिक्विड्स एंड गैसेस, जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड्स। अब कंडक्शन में मूवमेंट नहीं होता था, इसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखो ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन इन एयर। देखो अगर आप जैसे ये मैंने कैंडल लगा रखी है, ठीक है, कैंडल के अगर ऊपर की तरफ आप हाथ रखते हो ना तो क्या होगा, आप थोड़ी देर बाद वार्म फील करोगे, लेकिन आप साइड में रखते हो तो आपको बिल्कुल भी गर्म फील नहीं होगा। तो जो एयर हीट सोर्स के पास होती है वो हॉट हो जाती है और ऊपर की तरफ राइज करती है, इसलिए आप ऊपर क्या फील करोगे, गर्म, और साइड में कुछ नहीं है, साइड में जो कोल्ड एयर है वो नीचे आ रही है, वहाँ की स्पेस खाली हो रही है, तो हमें वहाँ पे कुछ फील नहीं होगा। तो इसी तरह से एयर आपकी क्या होती है, हीट होती है। तो इस तरह से एयर के अंदर कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है। नाउ आपको अच्छे से समझ आ गया व्हाट इज कंडक्शन एंड व्हाट इज कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन का हम डेली लाइफ में यूज पढ़ेंगे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। ये कोस्टल एरियाज में होता है, जहाँ पे ओशियन वाला एरिया होता है ना वहाँ। तो सी ब्रिज में आप देखो क्या होता है, जैसे कि देखो अगर दिन के टाइम की मैं बात करूँ, ड्यूरिंग डे, तो दिन के टाइम पे क्या होता है कि पानी है और लैंड है, तो आप बताओ पानी जल्दी गर्म होगा या लैंड, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री, उसके बाद वो 100 डिग्री पे बॉईल होने लगता है और फिर गर्म होगा वो। इसी तरह से लैंड है, तो आप देखो जब भी सन की रेस आएगी ना तो लैंड जल्दी हीटअप हो जाती है कंपेयर टू वाटर। तो दिन के टाइम पे क्या होगा कि लैंड जल्दी से गर्म हो गई, अब वो गर्म हो गई ना तो वार्म एयर क्या होगी, वहाँ से राइज होगी और कहाँ जा रही, सी की तरफ। अब सी से क्या, अब यहाँ से स्पेस खाली हो गई लैंड से, तो यहाँ स्पेस खाली हो गई, तो यहाँ स्पेस भरने के लिए कौन आएगा, कोल्ड एयर, और कोल्ड एयर कहाँ से आएगी, सी से आएगी। तो क्या होगा, ये जब भी कोल्ड एयर सी से आएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, सी ब्रिज। अब इसी तरह से हम नाइट की बात करें तो रात को क्या होता है कि जो पानी जो था वो दिन में तो गर्म हो ही रहा था, आफ्टरनून के बाद तो गर्म हुआ, होता गया वो गर्म है पानी, तो लैंड क्या होती है जल्दी से ठंडी भी हो जाती है। अब पानी गर्म है तो वहाँ से गर्म हवा कहाँ आएगी, आपके लैंड पर आएगी ओशन से, और ओशन से जो कूल एयर है वो कहाँ जाएगी, आपके लैंड पर जाएगी। तो अब देखो ओशियन से गर्म हवा आ रही है और लेकिन लैंड से क्या जा रही है, कूल एयर। तो जब कूल एयर लैंड से जाएगी तो वो क्या होगा, लैंड ब्रिज, और जब कूल एयर ओशन से आएगी तो क्या होगा, सी ब्रिज। इसीलिए कोस्टल एरियाज में क्या होता है कि आपको ना तो दिन के टाइम ज़्यादा गर्मी लगती है और ना रात के टाइम ज़्यादा ठंड, मतलब वहाँ मॉडरेट क्लाइमेट रहता है। ऐसा आपको समझ आ गया ना क्यों होता है, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के कारण। क्योंकि अब सी ब्रिज और लैंड ब्रिज किसकी वजह से हुआ, कन्वेक्शन की वजह से। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट मोड दैट इज रेडिएशन। देखो उन दोनों में आपको कोई ना कोई मीडियम चाहिए था ट्रांसफर करने के लिए, जैसे कंडक्शन में सॉलिड थे और उसमें लिक्विड एंड गैस थे, लेकिन रेडिएशन इस तरह का हीट ट्रांसफर है जिसमें कोई मीडियम नहीं चाहिए। जैसे आप देख सकते हो सन से जो रेज आती है, आपको जब सन रेज गिरती है तब आप बहुत गर्म फील करते हो। अब स्पेस में तो कोई मीडियम नहीं है, सन से अर्थ पर जब रेज आ रही है तो कोई स्पेस में कोई मीडियम नहीं होता है, तो ये जो रेज आती है विदाउट एनी मीडियम और हीट ट्रांसफर होती है इससे, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन। एंड इट इज़ द पोटेंट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर, इसमें कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता है। नाउ इट कैन मूव थ्रू द वैक्यूम ऑफ स्पेस। वैक्यूम यानी जहाँ कुछ भी नहीं होता, एकदम खाली स्पेस, जहाँ ना तो एटम्स होते हैं ना मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब कोई भी पार्टिकल नहीं होता है वहाँ पे, वहाँ से जो हीट ट्रांसफर होती है उसको हम क्या बोलेंगे, रेडिएशन। एंड इट टेक, और रेडिएशन कैसे हीट ट्रांसफर करता है, बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कैसे करता है, बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब हम तीनों मोड्स को एक बार एक ही डायग्राम में देख लेते हैं। जैसे कि ये टी पोट है और नीचे फ्लैम लग रही है, तो देखो ये जो स्टील का जो हैंडल है, तो अगर आप उसको, नीचे फ्लैम है तो स्टील का हैंडल जो है वो भी क्या होगा, गर्म होगा। अगर स्टील का हैंडल गर्म हो गया तो वो क्या हो गया, कंडक्शन, क्योंकि सॉलिड है। अब अंदर देखो, अंदर जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है दैट इज अ कन्वेक्शन।
और जो बाहर जो अगर आप उससे दूर भी खड़े हो ना, फ्लैम से दूर भी खड़े हो, तो भी आपको थोड़ा सा मतलब हॉटनेस फील होगी, थोड़ा गरम गरम सा फील होगा। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? रेडिएशन की वजह से। बिना कोई मीडियम की हीट आ रही है आपके पास। तो देखो, कंडक्शन सॉलिड कंडक्टर्स की वजह से हो रहा था, कन्वेक्शन जो एक्चुअल मूवमेंट हो रहा है अंदर मॉलिक्यूल्स का, और रेडिएशन जहाँ पर हीट ट्रांसफर हो रही है विदाउट एनी मीडियम। सो आई होप सो आपको ये तीनों मीडियम समझ आ गए। यू हैव टू राइट डाउन द नोट्स ऑफ इट। थैंक